गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 29 हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट्स का पार्ट 3। इससे पहले के पार्ट में हमने इंसुलिन को डिस्कस किया था। इस पार्ट में हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। द डायबिटिक सिंड्रोम में बी कंसिडर एज ओविंग टू रिलेटिव और एब्सोल्यूट डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन एक्शन। तो डायबिटिस सिंड्रोम जो होता है इसमें एक तो इंसुलिन का एक्शन कम हो जाता है या फिर अब्सेंट हो जाता है डायबिटिक पेशेंट में। अगर पेनक्रियास इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं कर पाती है और डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन होता है तो ऐसे कंडीशन में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और जिसके वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ने के वजह से डायबिटिक कंडीशन प्रोड्यूस होती है, जिसके वजह से एक्सिस शुगर जो है वो यूरिन के थ्रू पास होती है, वेट लॉस होता है। ये सब चीज़ें जो होती है डायबिटीज में होती है। द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन एंटी डायबिटिक एजेंट्स अदर देन इंसुलिन शुड बी कंसिडर इन टर्म ऑफ इट्स efficacy to increase insulin production and release by the pancreatic cell to make insulin more effective or to independently reproduce the metabolic action of insulin। तो जो एंटी डायबिटिक एजेंट्स है अदर देन इंसुलिन, स्पेशली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कंपाउंड, ये जो है ये कैसे होने चाहिए, इनका आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होने चाहिए वो हम देखते हैं। कि अगर हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कंपाउंड को इंसुलिन के साथ देते हैं तो इंसुलिन की प्रोडक्टिविटी और इफिकेसी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कंपाउंड ने बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा पेनक्रियाटिक सेल है जो बीटा सेल्स है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है रिलीज करने की इंसुलिन वो बढ़ानी चाहिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कंपाउंड ने, अगर हम उसको देते हैं किसी पेशेंट को जिसमें डायबिटीज है। या फिर इंसुलिन जो दिया हुआ है उसे और इफेक्टिव बनाने की ताकत हमारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कंपाउंड की होनी चाहिए। या फिर उसने इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस द मेटाबॉलिक एक्शन ऑफ इंसुलिन, मीन्स उसने जो है इंसुलिन जैसा ही मेटाबॉलिक एक्शन प्रोड्यूस करना चाहिए और रिप्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स के प्रॉपर्टीज है जो कि होनी चाहिए। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है एंटी डायबिटिक एजेंट का जो कि अदर देन इंसुलिन अगर हम डायबिटिक पेशेंट को देते हैं तो उसमें ये चीजें होनी चाहिए। अगर पेशेंट में इंसुलिन का डिफिशियंसी है और उसके पेनक्रियाटिक सेल जो है इंसुलिन को धीरे धीरे और कम सिक्रीट करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ने पेनक्रियाटिक सेल का इफिकेसी बढ़ाना चाहिए जिससे कि इंसुलिन का प्रोडक्शन और सिक्रीशन बढ़ जाए। या फिर इंसुलिन जो है उसके कॉम्बिनेशन में हम ड्रग को दे रहे हैं तो उसका इफेक्टिवनेस बढ़ाना चाहिए। या फिर उसका अब्सेंस है इंसुलिन का तो खुद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कंपाउंड ने इंडिपेंडेंटली इंसुलिन के जैसा उसका एक्शन प्रोड्यूस करना चाहिए और हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन प्रोड्यूस करना चाहिए। देयर आर टू मेन क्लास ऑफ ड्रग्स विथ एन इंसुलिन लाइक एक्शन, द सल्फोनिलयूरियाज एंड द बाइक्वाइनेट्स। तो दो ही मेन क्लास है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कंपाउंड्स में जो कि इंसुलिन लाइक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। उसमें आता है एक सल्फोनिलयूरियाज और दूसरा आता है बाइक्वाइनेट्स। तो फर्स्ट देखते हैं सल्फोनिलयूरिया। स्टडी कंडक्टेड रिसेंट पास्ट हैव शोन दैट सल्फोनामाइड्स कैन कॉज hypoglycemia and a similar group of compound the sulfonylureas are used therapeutically for this purpose। तो जो रिसेंट स्टडी हुआ है इसमें पता चला है कि सल्फोनामाइड ये हाइपोग्लाइसेमिया प्रोड्यूस करता है तो उसी के सिमिलर ग्रुप के कंपाउंड है सल्फोनिलयूरियास जो कि थेरापेटिकली यूज होते हैं एज अ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। दे ऑल हैव द जनरल फॉर्मूला R1SO2 NHCO NHR2। तो ये जनरल फार्मूला है। अगर हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में जाते हैं तो जो सार स्टडी होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, उसमें ये जनरल फार्मूला दिया रहता है जिसमें कि R1 ये मोस्टली बेंजीन रिंग होती है, R2 ये सिंपल
3 और 4 कार्बन चेन होती है, और उसके अलावा SO2 NH कार्बोनिल ग्रुप एंड NH ये जो है सल्फोनिल यूरिया ग्रुप है। तो R1 और R2 में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जिसकी वजह से ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव्स की कम या ज़्यादा होगी। सल्फोनिल यूरिया ये एक कैटेगरी है, इसके अंदर बहुत सारे ड्रग आते हैं डिपेंड अपॉन R1 एंड R2 सब्स्टिट्यूशन। द चीफ डिफरेंस बिटवीन the various derivatives are in the speed of their absorption and elimination। तो जैसा मैंने बोला था R1 एंड R2 जो होते हैं, यहाँ पे हम चेंज करके नए नए डेरिवेटिव्स बना सकते हैं सल्फोनिल यूरिया के, और नए नए डेरिवेटिव्स बने हुए हैं ऑलरेडी मार्केट में, जो कि सिर्फ डिफरेंस में एक ही चीज दिखाते हैं, एक तो उसका एब्जॉर्प्शन, स्पीड ऑफ एब्जॉर्प्शन, और दूसरा है उसका एलिमिनेशन। तो एक तो फास्ट एब्जॉर्ब हो गए या फिर फास्ट एलिमिनेट हो गए। द सल्फोनिल यूरिया स्टिमुलेट pancreatic beta cell to produce greater amount of insulin and inhibit the output of glucose from the liver। तो सल्फोनिल यूरियास कहाँ काम करते हैं? ये काम करते हैं पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स पे। तो ये सल्फोनिल यूरिया स्टिमुलेट करते हैं पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को टू प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंसुलिन। तो उसके वजह से बीटा सेल जो है ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और इसके अलावा इनहिबिट करते हैं लीवर का आउटपुट। जो ग्लूकोज का आउटपुट होता है लीवर से, उसको कम करने का भी काम सल्फोनिल यूरिया करता है। तो दो मैकेनिज्म करता है सल्फोनिल यूरिया। पहला, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंसुलिन, और दूसरा लीवर का ग्लूकोज आउटपुट को इनहिबिट करता है। They are therefore of no use if the patient cannot make insulin and a history of ketosis is a contraindication to their use। तो ये जो है सल्फोनिल यूरिया ऐसे पेशेंट्स के लिए नहीं है, स्पेशली डायबिटीज टाइप 1 वाले पेशेंट के लिए नहीं है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, जिनमें जेनेटिकली ही इंसुलिन का डिफिशियंसी होता है, उनके बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है और उन्हें फ्रीक्वेंटली इंसुलिन का ज़रूरत पड़ता है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। ऐसे पेशेंट में सल्फोनिल यूरिया कोई काम का नहीं है। इसके अलावा जो पेशेंट में हिस्ट्री ऑफ कीटोसिस है, ऐसे पेशेंट में भी सल्फोनिल यूरिया काम नहीं करता है। The sulfonyl ureas may also stimulate the appetite unlike the biguanides which are anorexiants। तो सल्फोनिल यूरिया क्या है? ये भूख भी बढ़ाने का काम करता है, इसलिए एज ए एपिटाइजर करके सल्फोनिल यूरिया को भी यूज कर सकते हैं। तो सल्फोनिल यूरिया का पहला ड्रग है टोलब्यूटामाइड। टोलब्यूटामाइड गेट रेडिली एब्जॉर्ब एंड हैज अ प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ 4 to 6 hours एंड नीड टू बी गिवन 2 to 3 टाइम अ डे। तो टोलब्यूटामाइड जो है ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसका जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है, मीन्स प्लाज्मा में 50% ड्रग ये प्लाज्मा में से निकल जाता है 4 से 6 घंटे में। ठीक है, तो 50% प्लाज्मा में रहेगा और 50% जो ड्रग है वो एलिमिनेशन रूट में चला जाएगा। तो 4 से 6 आवर्स तक के आधा क्वांटिटी आपका प्लाज्मा में रहता है, इसलिए इसका ज़रूरत 2 से 3 बार दिन में पड़ता है। It is rapidly converted by the liver to inactive carboxytolbutamide and excreted via the urine and may give a false positive test for protein if the sulfosalicylic acid test is used। तो ये जो है ड्रग ओरल कैटेगरी का है। तो ओरल में जितने भी हम ड्रग लेते हैं तो ये पहले एब्जॉर्ब होते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और मोस्टली जो ओरली
लेते हैं हम ड्रग, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग लेते हैं, उसमें से पहले ड्रग जो है लीवर में जाता है और लीवर में 80 to 90%, मोस्टली 90% ही ड्रग जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और ओनली 10% जो ड्रग है वो फाइनली टारगेट साइट पे रीच होता है। तो ये जो ड्रग है ये जैसा ही एब्जॉर्ब हो जाता है ये सीधा लीवर की तरफ जाता है, लीवर इसे इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दैट इज कार्बोक्सी टोलब्यूटामाइड, और इसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करता है। और ऐसा पेशेंट जो कि टोलब्यूटामाइड का ट्रीटमेंट ले रहा है और उसका अगर प्रोटीन टेस्ट स्पेशली सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट अगर हम करते हैं तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो ऐसा पेशेंट जिसे डायबिटीज है और वो जो टोलब्यूटामाइड ले रहा है एज अ ड्रग, तो ऐसे पेशेंट में फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन दिखता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फोनिल यूरिया। तो ये सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट जो कि प्रोटीन का टेस्ट है, अगर वो पेशेंट में किया गया तो उसको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद आता है क्लोरप्रोपेमाइड। दिस ड्रग इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड हैज अ मच लॉन्गर हाफ लाइफ, दैट इज 40 आवर्स। तो ये जो ड्रग है ये प्लाज्मा प्रोटीन से बहुत ज्यादा बाइंड होता है क्लोरप्रोपेमाइड, इसलिए इसका हाफ लाइफ भी जो है बहुत ज्यादा है, 40 आवर्स है दैन टोलब्यूटामाइड। तो टोलब्यूटामाइड से ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग ड्रग है, ये बहुत ही ज्यादा बाइंड होता है प्लाज्मा प्रोटीन को, जिसके वजह से ये हमारे बॉडी में और पेशेंट के बॉडी में बहुत ज्यादा समय के लिए रहता है। इसलिए इसका डोज का भी जो जरूरत है सिर्फ वंस इन अ डे लगता है, मीन्स एक टैबलेट अगर इसका लेते हैं तो सफिशियंट है फॉर होल डे, एक दिन में एक ही टैबलेट इसकी लगती है। इट इज लिटिल मेटाबोलाइज्ड एंड इज एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। तो ये जो ड्रग है ये बहुत ही कम मेटाबोलाइज होता है, एज सच ये अनचेंज फॉर्म में ही बॉडी से निकलता है, वाया यूरिन निकलता है, और अगर ये मेटाबोलाइज हो भी गया तो भी इसका मेटाबोलाइट जो है ये हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन प्रोड्यूस करता है, मींस एज अ ड्रग ये हाइपोग्लाइसेमिक है, बट अगर गलती से मेटाबोलाइट भी फॉर्म हो जाता है बाय लीवर और बाय सम अदर कंडीशन तो इसके मेटाबोलाइट भी हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इट इज मोर टॉक्सिक देन टोलब्यूटामाइड एंड देयर इज अ ग्रेटर डेंजर ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। तो ये क्लोरप्रोपेमाइड जो है ये मोर टॉक्सिक है देन टोलब्यूटामाइड, टोलब्यूटामाइड से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और ये हाइपोग्लाइसेमिया प्रोड्यूस करने का बहुत ज़्यादा ताकत रखता है एज कंपेयर टू टोलब्यूटामाइड। तो ये हमारे बॉडी में बहुत समय के लिए रहता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन से बाइंड रहता है, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड रहता है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है हाइपोग्लाइसेमिया के, और ऐसा हाइपोग्लाइसेमिया प्रोड्यूस करता है कि जो हम कंट्रोल भी ना कर सके, क्योंकि ये हमारे बॉडी से इतना इजीली निकलता नहीं है। Beside this, it may also cause allergic rashes, jaundice, gastrointestinal upset and an intolerance to alcohol similar to that of disulfiram। तो ये जो ड्रग है ये तो हाइपोग्लाइसेमिया बहुत डेंजर प्रोड्यूस करता है क्लोरप्रोपेमाइड, बट इसके अलावा अदर साइड इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, जैसा एलर्जिक रैशेस हो गया, जॉन्डिस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट, जीआई ट्रैक्ट का अपसेट करना। इसके अलावा जैसा डाइसल्फिरिम अगर किसी अल्कोहलिक को दे देते हैं तो उसमें जो है अल्कोहलिक पेशेंट उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, तो सेम अगर किसी पेशेंट को क्लोरप्रोपेमाइड दिया है तो वो सेम डाइसल्फिरिम जैसा काम करता है। क्लोरप्रोपेमाइड लेने वाला जो पेशेंट है अगर गलती से अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है तो उसे सेम डाइसल्फिरिम जैसा इफेक्ट मिलता है, मींस जब अल्कोहलिक पेशेंट को डाइसल्फिराम देते हैं
तो उसमें जो है उसको नौशिया एंड वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है और बहुत फ्रीक्वेंटली होती है। सेम क्लोरप्रोपेमाइड जो पेशेंट ले रहा है उसने अगर अल्कोहल कंज्यूम कर लिया तो उसे भी बहुत नौशिया एंड वोमिटिंग होने का चांसेस है। उसके बाद आते हैं एसिटोहेक्सिमिड एंड टोलाजामाइड। Both these compounds are intermediate in duration of action and both produces active metabolite on getting metabolized। तो ये दोनों कंपाउंड जो है ये इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है और इसके जो मेटाबोलाइट भी प्रोड्यूस होते हैं वो भी एक्टिव मेटाबोलाइट है एज अ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो ये दोनों एक्टिव फॉर्म में एज वेल एज मेटाबोलाइट फॉर्म में हाइपोग्लाइसेमिक करके काम करते हैं, एसिटोहेक्सिमाइड एंड टोलाजामाइड। अभी हम आते हैं बाइगुआनाइड्स पे। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है, BIGUANIDES चाहिए था, S हो गया गलती से, और इसे हम बिसगुआनाइड्स भी बोलते हैं। दिस इज common agreement that the biguanides do not lower the blood sugar in non-diabetic patient। तो biguanides जो है ये नॉन डायबिटिक पेशेंट में जो है ब्लड शुगर लेवल कम नहीं करता, and that in the diabetics they lowers the blood sugar but do not cause clinical hypoglycemia। तो biguanides ऐसे ड्रग है कि ये जिन्हें डायबिटीज नहीं है उनके अंदर का ब्लड शुगर को कम नहीं करते, और जिन्हें डायबिटीज है ऐसे पेशेंट में अगर बाइगुआनाइड्स दिया तो उसका ब्लड शुगर लेवल कम करते हैं बट हाइपोग्लाइसेमिया प्रोड्यूस नहीं करते। दे डू नॉट स्टिमुलेट द रिलीज और प्रोडक्शन ऑफ एंडोजिनस इंसुलिन एंड मे एक्चुअली रिड्यूस इट। तो बाइगुआनाइड्स जो है ये स्टिमुलेट नहीं करते रिलीज और प्रोडक्शन ऑफ एंडोजिनस इंसुलिन। मीन्स ये ड्रग जो है बाइगुआनाइड ये बीटा सेल्स को स्टिमुलेट नहीं करता जो कि पेनक्रियाज में होते हैं, और ये एक्चुअली रिड्यूस करता है बीटा सेल का इंसुलिन सिक्रीशन। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट है जहां पे जो पेशेंट के पैनक्रियास प्रॉपरली इंसुलिन सिक्रीट नहीं करते हैं, ऐसे पेशेंट में अगर हम बाइगुआनाइड्स को देते हैं तो ये जो ड्रग है ये इंसुलिन को स्टिमुलेट और इंसुलिन का प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम तो करते ही नहीं है, बट जो पेनक्रियास में जो बचे खुचे बीटा सेल्स है उनका भी प्रोडक्शन को रिड्यूस करने का काम बाइगुआनाइड्स करते हैं। They stimulate the peripheral utilization of glucose either directly or by facilitating insulin action। तो ये जो ड्रग है बाइगुआनाइड्स ये एक तो पेरिफेरल यूटिलाइजेशन बढ़ा देते हैं ग्लूकोज का डायरेक्टली, या फिर इसके साथ इंसुलिन कॉम्बिनेशन में लिया हुआ है तो उसका एक्शन को बढ़ाने का काम बाइगुआनाइड्स करता है। तो कॉम्बिनेशन में इंसुलिन के साथ अगर बाइगुआनाइड्स को लिया है तो इंसुलिन का एक्शन को बढ़ाने का काम बाइगुआनाइड्स करेंगे। इसके अलावा पेरिफेरली ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ाने का भी काम बाइगुआनाइड्स करेंगे। The presence of either exogenous or endogenous insulin is necessary for their continued efficient action। तो बाइगुआनाइड्स का एक्शन जो है इफिशिएंटली दिखना चाहिए, इसके लिए आइदर एक्सोजिनस और एंडोजिनस इंसुलिन का प्रेजेंट होना जरूरी है। They may be used in combination with the sulfonylureas and the use of exogenous insulin avoided। तो ये बाइगुआनाइड्स को हम सल्फोनिलयूरियास के साथ दे सकते हैं और इसमें हम एक्सोजिनस इंसुलिन को अवॉइड कर सकते हैं।
तो एक तो इंसुलिन के कॉम्बिनेशन के साथ हम देंगे, उसमें सल्फोनिल यूरिया नहीं देंगे, या फिर हम बायगोनेट्स और सल्फोनिल यूरिया का कॉम्बिनेशन देंगे और उसमें इंसुलिन को अवॉइड करेंगे। The biogonads are also anorexiant and may encourage loss in weight। तो बायोगोनेट्स जो है ये एनोरेक्सियंट इन नेचर होते हैं, मीन्स अगर कोई पेशेंट को हम बायोगोनेट्स का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है अपना ईटिंग के रिगार्डिंग, मीन्स वो क्या खा रहा है, उसका वेट तो नहीं बढ़ रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है कुछ खाने से, तो वो बहुत ही कॉन्शियस हो जाता है, उसे एक काइंड ऑफ फूड का फोबिया हो जाता है, उसे हम एनोरेक्सियंट बोलेंगे। वो बहुत ही कॉन्शियस हो जाता है और ऑब्सेस हो जाता है अबाउट इट्स वेट, तो खुद का वेट के रिगार्डिंग वो बहुत कॉन्शियस होने की वजह से ऐसे टर्मिनोलॉजी को हम बोलेंगे एनोरेक्सियंट। तो बायोगोनेट्स जो भी पेशेंट लेता है वो एनोरेक्सियंट होता है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस और कॉन्शियस होता है उसके खाने के लिए एज वेल एज वेट के लिए, और इसके वजह से ऐसे पेशेंट में वेट लॉस होता है। वेट लॉस इसी वजह से होता है कि भाई वो खाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, मैं ये खाऊं कि नहीं खाऊं, मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, इसके वजह से उनका वेट लॉस होता है। तो इसमें पहला ड्रग है बायोगोनेट्स में फेनोफॉर्मिन। दिस ड्रग इज वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट एंड इट्स एक्शन लास्ट फॉर 6 to 15 आवर्स। तो ये आपका जीआई ट्रैक्ट से इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और इसका एक्शन 6 to 15 आवर्स तक के रहता है। दूसरा ड्रग है मेटफॉर्मिन। दिस ड्रग इज लिटिल मेटाबोलाइज इन द बॉडी एंड हैज अ समवॉट लॉन्गर एक्शन देन फेनफॉर्मिन। तो ये जो ड्रग है मेटफॉर्मिन बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ड्रग है और ये बहुत ही कम मेटाबोलाइज होता है बॉडी के अंदर, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है फेनफॉर्मिन से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये हो गए बायोगोनेट्स। तो आपके सिलेबस में सल्फोनिल यूरियास एंड बायोगोनेट्स ही है, तो यहाँ पे हमारा इंसुलिन पार्ट जो है और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कंपाउंड, ये दोनों पार्ट खत्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट हार्मोन को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।